अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया जैद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जिन टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे कौमी सलामती का इजलास हुआ कल, जिसका एलामिया जारी हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसमें शिरकत नहीं की। बहुत तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है अपोजिशन को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि कौमी सलामती के लिए इजलास बुलाया गया था, लेकिन इसमें शिरकत ना करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और अपोजिशन की गैर संजीदगी को जाहिर करता है। इसके साथ साथ क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा हुकूमत से कुछ उम्मीदें लगाई बैठी है? क्योंकि जुनेद अकबर साहब ये कह रहे हैं कि अगर हुकूमत संजीदा है तो एक कदम आगे बढ़े, हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे। इस तरह से अली अमीन गंडापुर साहब भी कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं, तो हम इसको डिटेल डिस्कस कर लेंगे, अपने पैनल के सामने ये डिस्कशन रखेंगे। आज की दूसरी स्टोरी में हम बात करेंगे हुकूमशानियों को लेकर। इत्तेहादियों को साथ लेकर चलने में हुकूमत खासी परेशान है। पहले हम देख रहे थे कि पीपल्स पार्टी तो अब MQM हुकूमत से नाराज़ नज़र आ रही है। हुकूमत किस तरह से इनकी नाराज़गी दूर करेगी, पैनल के सामने ये सवाल रखेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से ये होगा कि पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियां क्या वाकई लगने वाली हैं और अमरीकी हुकूमत ने इसकी क्या वजाहत दी है। डिस्कशन के लिए मेरा पैनल मौजूद है। मैं अपना तारुफ करा देती हूँ। मोहम्मद आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नसीर वागर साहब ने स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है और जवाद फैज़ी साहब भी आज की गुफ्तगू का हिस्सा रहेंगे। आदिल साहब, कौमी सलामती का कल इजलास हुआ जिसका एलामिया भी जारी हो गया। बड़ा इंपॉर्टेंट के इजलास था। कल भी हमने बात की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसमें शिरकत नहीं की, लेकिन आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जुनेद अकबर साहब ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करे, हुकूमत एक कदम बढ़ाए तो हम 2 कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ अली अमीन गंडापुर साहब ये कह रहे हैं कि जो आपस की बदएतमादी है इसको ख़त्म करना होगा। क्या मैसेज दे रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? तहरीक इंसाफ कोई मैसेज नहीं दे रही। उनके रहनुमा की जो बातें हैं वो आपस में नहीं मिलती। चेयरमैन कहते हैं कि हम शरीक होंगे और बाद में एक फ़ैसला आ जाता है कि जो है तहरीक इंसाफ उस कमेटी का हिस्सा नहीं बनेगी। तो बाहर बैठी क़यादत के पास तो कुछ नहीं है कहने का, सिर्फ सियासी बयानबाजी है, सियासी फ़िक्रबाजी है। ना तहरीक इंसाफ के पास कुछ है कि वो हुकूमत को दे और ना हुकूमत को कोई ऐसी उम्मीद है कि वो तहरीक इंसाफ से उनको कुछ मिलेगा। असल चीज़ ये है कि कल जो अलामिया जारी हुआ वो कितना इम्पोर्टेंट है और आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। उसमें जो अलामिया से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी आर्मी चीफ़ की जो इजलास से ख़िताब था, जिसमें उन्होंने बड़ा क्लैरिटी के साथ जो है वो चीज़ों को वाज़ह कर दिया है और एक किस्म का जो नया नेशनल एक्शन प्लान है उसके खदो खाल जो है उन्होंने अपनी ख़िताब में बताए हैं। एक तो चीज़ बड़ी क्लियर है कि मुल्क में जो मुल्क की सलामती है उससे बड़ा कोई एजेंडा नहीं है। दूसरी चीज़ है कोई शख्सियत हो, कोई तहरीक हो, वो मुल्क से ज़्यादा अहमियत उसकी कोई नहीं है। तीसरी चीज़ जो है कि गवर्नेंस की वजह से जो शहादतें हो रही है, बैड गवर्नेंस की वजह से, और आपको पता है कि अमन व अमान की जो ज़िम्मेदारी है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सूबाई हुकूमतों की है। और बैड गवर्नेंस की वजह से ही चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो KPK हो, वहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो रोज़ ब रोज़ जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। चौथी चीज़ जो उन्होंने कही है कि पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की बात है। ये हार्ड स्टेट बनाने वाली वही बात है जो DGISPR ने कही थी कि रूल्स ऑफ गेम्स जो है वो सानिया जाफर एक्सप्रेस के बाद जो है वो तब्दील हो गए। तो जो फ़ौज की स्ट्रेटजी है वही नया एक्शन प्लान है। आर्मी चीफ ने जो कहा है, तो आने वाले दिनों में यकीनी तौर पर सूरत हाल जो है वो उसी तरफ से जाएगी। नया जो है वो नेशनल एक्शन प्लान नहीं आने वाला, वही पुराने वाला जो बना था 2014 में कंसेंसस के साथ बना था, उसी को जो कंटिन्यूटी हमें नज़र आएगी। और जो हमने ख्वाजा आसिफ को सुना, वो कहते हैं कि शायद कुछ इलाकों के अंदर जो है वो जो है एमरजेंसी लगा के जो है वो सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। तो बहरहाल अभी तो इब्तदाई बातचीत है। जहाँ तक पॉलिटिकल जमातों का ताल्लुक है, पॉलिटिकल जमातें अभी तक पॉइंट स्कोरिंग कर रही हैं। वो नेशनल इशू के ऊपर जो जमातें हैं वो अपना राग अलाप रही हैं। अगर साहब, एक क्रिटिकल सिचुएशन है हमारे मुल्क पे, उस सिचुएशन में भी हम देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपने अपने स्टेक को लेके बात कर रही हैं, अपने अपने मफाद को देख रही हैं। ख़ासतौर पे अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बात करें तो हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो वो गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं, एक तरफ तो वो सियासत को तरजीह दे रहे हैं कौमी सलामती पे, दूसरी जानिब वो कुछ शिकवे करते भी नज़र आ रहे हैं और साथ साथ कुछ हुकूमत से उम्मीदें भी लगाए बैठे हैं कि एक कदम आगे बढ़ाएं। मेरा ख्याल है कि PTI को इस चीज़ का एहसास करना चाहिए कि गुज़िश्ता रोज़ जो एक इतना अहम तरीन अजलास हुआ है, और वो इजलास सियासी नहीं था, कोई पॉलिटिकल नहीं था,
ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से हमारी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे और हमारे दूसरे जो इस्टेब्लिशमेंट जिसमें शामिल है, मुसल्लह अफ़वाज जिसमें शामिल है, उन पर ये एक मुनसर था ये सारा कुछ, और वही सारी ब्रीफिंग दे रहे थे। शायद उनको अब इस चीज़ का एहसास हो रहा हो कि हमें इतना बड़ा जो इजलास हुआ है इसमें शिरकत करनी चाहिए थी, और इस गलती का जो या इसका जो एहसास है वो मेरा ख्याल है ज़्यादा जुनैद अकबर को भी है, बैरिस्टर गौर को भी है, और गंडापुर तो इसमें बहसीत वज़ीर आला शरीक भी हुए। अब इसमें जो ज़रूरत इस अमर की है कि इस इजलास को जो 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 मेन इसका एजेंडा था वो सिक्योरिटी थी, कोई पॉलिटिकल बात नहीं थी, कोई नून लीग की नहीं थी, कोई पीपल्स पार्टी की नहीं थी, कोई पीटीआई की नहीं थी। भाई जब तक एक पेज पर नहीं आएंगे, आज भी तो वही बात कर रहे हैं ना। अब एक तरफ तो जुनैद अकबर साहब कहते हैं कि हुकूमत हमारी तरफ एक कदम बढ़े, हम 2 कदम बढ़ेंगे, तो भाई कौन से कदम हुकूमत बढ़ेगी? वो तो आपकी तरफ वो 2 कदम बढ़ रहे हैं और आप 1 कदम भी नहीं आगे जाते। कौन सा ये वक्त था इसका बायकॉट करने का? अगर नहीं बानी पीटीआई से चलें, आपकी मुलाकात हुई, वैसे तो कल भी हमने कहा कि हुकूमत को ये करवा देनी चाहिए थी, उनका ये जो एक बहाना था वो ख़त्म करते, लेकिन वो ना हुआ और इन्होंने शिरकत नहीं की। आज आप देखें वही चीज़ बार बार नज़र आ रही है कि इनके अंदर यकसुई नहीं है। जो बड़े बड़े हॉक्स हैं पीटीआई के, जिसमें कि मैं कहूँगा कि बानी पीटीआई भी शामिल हैं, उन्होंने तो इस इजलास में शिरकत ना करने का फ़ैसला कर रखा था, और शिरकत ना करके उन्होंने अपनी पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान किया है। वो जो एक कौमी धारे में आना है पीटीआई ने, पीटीआई कौमी धारे में नहीं आ पाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। जवाब फैज़ी, सवाल ये भी है कि अगर बानी पीटीआई ने ये फैसला कर लिया था कि कौमी सलामती इजलास में शिरकत नहीं करनी, तो उससे पहले फिर चेयरमैन साहब ने क्यों कहा था कि हम शिरकत करेंगे? और इस तरह की बातों से फिर ये जो चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या दूसरे आला ओहदों पे मौजूद हैं कारकुनान या अरकान, इनकी कन्विक्शन क्या है बात की? किस बात पे यकीन किया जाए? देखिए, मुसलसल यके बाद दीगरे ऐसी बातें, माजी में भी एक अमायदीन के साथ इजलास में आर्मी चीफ शरीक हुए पेशावर में, तो उसको भी सियासी रंग दे दिया गया। अब भी मेरे दोनों दोस्तों ने जिस तरह बात कही है कि इससे बेहतर कोई मौका नहीं था कि मुल्क से वफादारी साबित की जाती, मोहब्बत साबित की जाती, यकसुई साबित की जाती, और ये कतई नहीं मुमकिन हो सकता कि आप ये कहे कि जेल में एक मुजरिम है उसको पैरोल पे रहा किया जाए और उसको साथ बिठाया जाए। उसका तो माजी का अपना रिकॉर्ड है कि वो वजीर आजम होते हुए भी ऐसे इजलास में शरीक नहीं होता था जब दहशत गर्दी के खिलाफ सारी जमातें बैठती थी, तो वजीर आजम उस इजलास का बाइकाट कर जाता था। अब ये इबहाम के मारे हुए हैं, ये कंफ्यूज लोग हैं। फर्द वाहिद की जो इशारा अबरू है उस पे ये हिल जाते हैं और कभी ये ढीठ हो जाते हैं। मैं तो फ्रैंकली कहूंगा तो मुझे इस मुल्क से ज्यादा कोई अजीज चीज नहीं है। लिहाजा इस मौका पर भी सियासत करना, इस मौका पर भी एक फर्द वाहिद को तरजीह देना मुल्क पे, कौम पे, शहादतों पे और जिस दहशत गर्दी के बारे में, इस सारे ही इसका शिकार है ना। केपी के तो ज्यादा शिकार है। और अली अमीन गंडापुर साहब अगर चले गए बतौर वजीर आला, तो वजीर आला तो वो पीटीआई के ही है ना, नामजद तो वो बानी चेयरमैन की तरफ से ही है, तो वो भी ना जाते, फिर सीधे हो जाते चलो जी असी बिल्कुल नहीं जाना, एफआई जे दहशत गर्दी तो ये पड़ा है इलामिया। लिहाजा ये इबहाम का शिकार है, तजाद बयानियां है इनके अंदर, और वो किस चीज का चेयरमैन रह गया? जो चेयरमैन फैसला नहीं कर सकता, जो चेयरमैन अपने बयान पे कायम नहीं रह सकता, और किस चीज के ये टीए ले रहे हैं, अपोजिशन लीडर का होता एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। आदिल साहब, हम देख रहे हैं कि एक दूसरे को तनकीद करना जा रहा है। वज़ीर दिफा ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के दौर में टीटीपी को वापस लेकर आए थे। हुकूमत की जानिब अगर हम बात करें तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बना रही है। तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हुकूमत जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही, इस वजह से दहशत गर्दी वापस आ गई है। फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि अगर हम दहशत गर्द हैं तो फिर बात यहीं पे ख़त्म हो गई है। दहशत गर्द आखिर है कौन, और क्या ये वक्त है एक दूसरे को तनकीद करने का? देखिए, बिल्कुल ऐसी ही बात है। सबसे बड़ा मसला तो पाकिस्तान के अंदर और ख़ास तौर पर सूबों के अंदर बैड गवर्नेंस है, जिसकी कीमत जो है वो अफवाज पाकिस्तान अपनी शहादतों से जो है वो दे रही है। ये पॉलिटिकल शख्सियात ने तो अभी उस तरह की सूरत हाल का सामना उनको नहीं है, और अल्लाह ना करे कि आने वाले दिनों में कोई ऐसी
सूरत हाल बने किसी के लिए, आवाम पिस रहे हैं ना सारे इस मामले के अंदर। और जो तहरीक इंसाफ का जो मौजूदा बयानिया है कि वो अफगान पॉलिसी के खिलाफ, रियासत की जो पॉलिसी है उसकी मुखालफत कर रही है, वो दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की जो मुखालफत कर रही है, वो बलूचिस्तान के अंदर जो दहशत गर्द है, इंतहा पसंद है, उनके खिलाफ ऑपरेशन का जो है वो मुखालफत कर रही है। तो वो उन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात की, उन तमाम इल्ज़ामात की जो है वो जिसे कहते हैं कि वो तस्दीक कर रही है, जो उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जो है अपने दौरे हुकूमत में अफगानिस्तान से दहशत गर्दों को वापस ला के कौमी धारे में बिठाने की कोशिश की, यहाँ पर ला कर बसाया और उनका वोट बैंक के तौर पर उनको इस्तेमाल करने की कोशिश की। असल चीज़ तो ये है कि तहरीक इंसाफ अभी तक अपने पॉलिटिकल डर्टी माइंडसेट से जो है वो बाहर निकलने की जो है वो नाकाम है, जिसकी वजह से जो है वो ये सारी सूरत हाल जो है वो खड़ी हुई है। उनको कोई ऐसा यानी कि वो मौका हाथ से नहीं जाने देते जिसमें वो समझते हैं कि उनको एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट करना है। तो इसका नुकसान जो है वो तहरीक इंसाफ को ही जो है आने वाले दिनों में होने जा रहा है। उनके ऊपर ही इसके आदिल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों नहीं समझ रही कि जो क्राइसिस आ रहे हैं उसमें एक अपॉर्चुनिटी भी छुपी हुई है उनके लिए, वो इस अपॉर्चुनिटी को ऑप्ट क्यों नहीं कर रहे? देखिए, वो फिर उनको अपना बयानिया से हटना पड़ेगा ना। वो जो उनका एक बयानिया है या उनकी जो पॉलिसी रही है माजी में, या केपी के अंदर जिस तरह से उन्होंने मुख्तलिफ ग्रुप्स को फंडिंग की है, सपोर्ट की है और उनकी मदद से जो है केपी के अंदर वो इख्तिदार में आए हैं, वो जो इल्जामात हैं वो फिर वो उससे फिर किस तरह ठीक है, अपने बयानिए से हटना होगा। नसीर वागा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रियासत की तमाम रिटों को हम देखने कर रही है, उनकी मुखालिफत कर रही है, आखिर ये मैसेज क्या दे रहे हैं और इसके साथ साथ इसका नुकसान क्या होगा? मैंने तो पहले भी कहा कि इसका ओवरऑल जो नुकसान है वो खुद तहरीक इंसाफ भुगत रही है, खुद कौमी धारे से निकल जाएगी। ये बड़ा ही अच्छा मौका था कि पूरी आवाम को, पूरे पाकिस्तान को एक वो मैसेज देते कि हम इनके साथ हैं, हम दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हैं। वो जो एक हल्का सा इल्ज़ाम लगता है पीटीआई पर कि वो अपने गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में दहशत गर्दों को शायद सपोर्ट करते रहे हैं या उनको उन्होंने कोई यहाँ लाइन दी है जिसकी वजह से इस तरह के हालात ख़राब हुए हैं, जो उन पे इल्ज़ाम है, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो वो इल्ज़ाम धोने का उनके पास एक बेहतरीन मौका था जो कि उन्होंने ज़ाया कर दिया। अब बात यह कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी पीटीआई को साथ चलने की ज़रूरत है, साथ उनको लेकर चलें ताकि ये जो कंसेंसस है और ये जो फैसले हैं इन पे पक्की मोहर लग जाए और पूरी दुनिया इंटरनेशनल लेवल पर एक तासुर जाए कि पाकिस्तानी कौम और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो एक पेज पर हैं दहशत गर्दी के ख़िलाफ़। और ये मैसेज दहशत गर्दों को भी जाएगा और ये अफ़गानिस्तान में भी ये मैसेज जाएगा कि इस वक्त पाकिस्तान की पूरी कौम और तमाम पार्टीज़ एक पेज पर रह के काम कर रहे हैं और दहशत गर्दी के खिलाफ होने वाला जो भी हमारी मुसल्लह अफवाज कोई कदम उठाएंगी, जो ऑपरेशन करेंगी, उसकी सपोर्ट पीटीआई समेत तमाम पार्टीज़ जो हैं उनसे हासिल करना ज़रूरी थी और है भी और होनी भी चाहिए। यही वजह है कि अब पीटीआई जो है वो ख़ुद लोगों को मौका देगी। मेरा ख्याल है कि ये जो उनका लाहे अमल है ये कुछ बेहतर नहीं है और लोगों ने इसको कोई अप्रिशिएट भी नहीं किया। पाकिस्तान के बहुत सारे दूसरे लोगों में ने भी इस बात पर इसको क्रिटिसाइज ही किया। बिल्कुल ऐसी है। जवाद फैज़ी साहब, इस वक्त इस समर की है कि जो हमारे अंदरूनी चैलेंजेस हैं उनसे निपटा जाए। अंदरूनी चैलेंजेस से निपटने में सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ एक पेश पर आएँ। कोई मसीहा ऐसा है, कोई ऐसी शख्सियत, कोई ऐसी जमात, कोई ऐसा इदारा जो इन सबको एक पेश पे लाने में रोल प्ले करे? देखें, आपने जो बात की है, अगर इदारा जो सबसे अहम इदारा है जो हमारी सरहदों की हिफाजत पे मामूर है, जो दहशत गर्दी के मैदान में जो सामना कर रही है और फ्रंट लाइन पे है, शहादतें हो रही हैं, और क्या कसूर है उस कैप्टन बेचारे का जिसकी 28 दिन पहले शादी हुई और वो माँ से शहादत की दुआएं करवाता हो। इनको झंझोड़ने के लिए तो यही एक मरहला काफी था। अब देखिए, अभी बात हुई कि इन पे इल्जाम है। देखें, जिसने काबुल में चाय का कप पिया था वो तो अंदर है, वो जनरल होने के बावजूद अंदर है। लिहाजा इनको भी इस चीज का एतराफ करना होगा, अपना कुफारा अदा करना चाहिए। और अच्छी बात कही वागा साहब ने कि इनके पास ऐसा एक मौका
मौका था जिससे वो इल्जाम धो लेते, या अगर सच भी है तो वो धुल जाता। लिहाजा इन्होंने वो मौका गवा दिया है, ट्रेन मिस कर दी है। अब रह गई बात, देखिए सिर्फ वही नहीं कि इन्होंने दहशतगर्दों को आबाद किया केपीके के अंदर, बल्कि हालिया जो जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ उसमें देख लीजिए, हम तक वो इतलात अभी नहीं पहुंची थी जो इंडियन मीडिया के ऊपर वो बैठ भी गए, सेट लग गए और उस पे दानिश्वर बैठ गए उनके, और बीएलए के तर्जुमान बैठ गए, और उसके साथ पीटीआई के जो बैरून मुल्क लोग हैं वो भी रीट्वीट करने लग गए और रियासत के खिलाफ बयानियां बनाने लग गए। बंजाला से 2 दिन पहले गिरफ्तारी हुई है, आज पिंडी में एक केस हुआ है, और उसमें ये देखना पड़ेगा कि ये सिर्फ यही नहीं कर रहे कि माजी का कोई इल्जाम है, हालिया दिनों में भी जिस दिन ये सारे वाकयात हो रहे थे उस दिन बानी पीटीआई के अपने ट्वीट्स क्या थे, वो ट्वीट्स इदारों के खिलाफ थे, वो ट्वीट्स जो है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ थे, वो ट्वीट्स इंसानी हकूक के नाम पे थे, और आखिर में वो खोदा पहाड़ निकला चूहा कि इन्हें ऐसे मौके पे भी अपनी अहलिया मोहतरमा से तन्हाई में मुलाकात चाहिए और मेरे बच्चों से बात नहीं हो रही। ठीक है, यानी जरूरत इस अमर की है कि मुल्की सलामती पर सियासत को तरजीह, और एक जमात हम देख रहे हैं कि मुल्की सलामती पर सियासत को ही तरजीह दे रही है। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कुछ जमातों की जो कि हुकूमत से नाराज़ नज़र आ रही हैं, हुकूमत कैसे मनाएगी उन्हें, अपने पैनल की राय जान लेते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात करेंगे हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं वो हुकूमत से कुछ नाराज़ नज़र आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी के बाद अब एमक्यूएम भी हुकूमत से नाराज़ है और यही कहा जा रहा है कि हुकूमत ने जो वादे किए थे वो वफा नहीं किए। एमक्यूएम की जानिब से कहा यह गया है कि सिंध और हैदराबाद के पैकेज पे जो वादा किया था हुकूमत उसे पूरा नहीं कर रही। आदिल साहब, क्या वाकई हुकूमत ने जो वादे किए थे अपने इत्तेहादियों से वो वादे पूरे नहीं हो रहे, और उस वक्त वादे इसलिए कर लिए थे कि ये टाइम तो गुजर जाए? देखिए, तमाम पॉलिटिकल जमातों का एक ही मसला है, वो है फंड्स हैं, वो तकर्रियाँ हैं। यही मसला जो है पीपल्स पार्टी का पंजाब में है, यही एमक्यूएम का सिंध के अंदर है, क्योंकि पीपल्स पार्टी और सिंध की आपस में नहीं बनती, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की आपस में नहीं बनती। अब जो बेसिकली तो ये जो मौजूदा हुकूमत है, एक तस्बीह की ये जितनी भी जमातें एक ही तस्बीह के दाने, ये इन्होंने कहीं नहीं जाना, ये इसके साथ ही हुकूमत का हिस्सा ही रहना है। लेकिन चूंकि अभी फंड्स लैप्स होने का ख़तरा एमक्यूएम को महसूस हो रहा है कि आगे बजट आ रहा है, तो अगर उस वक्त तक ये फंड रिलीज़ ना हुए तो ये लैप्स हो जाएंगे। वो तरक्याती काम करवाना चाहते हैं, चूँकि पीपल्स पार्टी की और एमक्यूएम की कराची के अंदर दोनों का स्टेक है। एक के पास सूबाई हुकूमत है और दूसरे के पास वहाँ पर जो है वो MNA MPs की सीटें हैं। तो एमक्यूएम को अब फिक्र है कि वो किस तरह से अपना जो है होल्ड अपने हलकों के अंदर जो है वो बरकरार रखे। गो के उनकी जो नशिस्तों के हवाले से या उनके वोट के हवाले से, उनके इलेक्शन के हवाले से बहुत सारे इल्ज़ामात भी हैं, रिजर्वेशन भी है कि उनको किस तरह से जो है वो सीटें मिली है। लेकिन हुकूमत के साथ अगर कोई बातचीत हुई है तो हुकूमत को चाहिए, और अगर हुकूमत के पास फंड्स हैं जो कराची की आवाम के लिए जो है वो खर्च हो सकते हैं, तो हुकूमत को चाहिए वो फ़ंड रिलीज़ करे। बल्कि उसके लिए कोई मुश्तरका लाया अमल जो है वो बैठ के तय किया जा सकता है, जिसमें सिंध हुकूमत की जो कराची की मकामी हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट, एमक्यूएम के लोगों को साथ बिठा के जो है कोई ऐसी सूरत हाल पैदा की जाए कि जिससे वो फंड्स जो है वो ज़ाया होने का खदशा पैदा ना हो, और जो इलाके के आवाम है, खासकर कराची के लोग जो है उनको वो सहूलतें मिल सके, तो एमक्यूएम की भी रिजर्वेशन जो है वो खुद ब खुद जो है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, रिजर्वेशंस हैं वागा साहब। पाकिस्तान तहरीकें पीपल्स पार्टी के बाद अब एमक्यूएम की भी हुकूमत से क्या ऐसी इनसिक्योरिटी है हुकूमत की कि वो अपने जो वादे हैं वो पूरे नहीं कर रहे, और इनकी रिजर्वेशंस कहने के बावजूद भी और वादों के बावजूद भी पूरी नहीं की जा रही? असल में अगर हम थोड़ा सा एमक्यूएम का माजी भी देखें तो एमक्यूएम ने हमेशा एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम किया है। एमक्यूएम को इंडिपेंडेंट हुकूमत इस तरह तो मिली नहीं, ना सूबे में ना कभी मरकज़ में। अभी हाल ही में देखें कि मुस्तफ़ा कमाल को वफाकी वज़ीर बनाया गया है 1-2 रोज़ पहले, इसके बावजूद उनको एतराज़ात खड़े हो गए हैं। और असल बात है पैसों की, जेब गर्म करने की। एमक्यूएम ये चाहती है कि भारी फंड्स जो हैं वो फौरी तौर पर एमक्यूएम को मिले, उनके नुमाइंदों को मिले, और वो उससे कोई तरक्याती काम भी करें, और बाकी भी जो उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, बाकी चीज़ें वो भी उनसे पूरी करें। ये फंड्स जो हैं ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का हमेशा से प्रॉब्लम रहे हैं। जब भी कोई इत्तेहाद बनता है, टूटता है, उसमें
पोस्टिंग, ट्रांसफ़र और ये जो फंड्स हैं, इन्होंने हमेशा अहम किरदार अदा किया है। अब हैदराबाद पैकेज एक था जो वज़ीर आज़म ने उनसे वादा किया हुआ था, अब वो उनको मिल नहीं रहा। अच्छा, इससे कुछ अर्सा पहले भी MQM ने इसी तरह प्रेशर क्रिएट किया था, उन्होंने एक वजारत भी ले ली। और इसके साथ साथ सिंध में जो सिंध गवर्नमेंट है, वहाँ भी MQM को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। बिल्कुल आदिल साहब ने सही कहा, ये बिल्कुल वाइस वर्सा हो रहा है। जिस तरह पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक गवर्नर है और बाकी उसके लिए यहाँ कुछ नहीं है, इसी तरह सिंध में उनका गवर्नर तो ज़रूर है लेकिन बाकी वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है। अब MQM को हमेशा से शेयर चाहिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, और जब तक सूबाई हुकूमत में उनका हिस्सा नहीं होता या वहाँ उनका अपर हैंड नहीं होता या उनका काम उनके नहीं होते, उनको फंड्स नहीं मिलते, तो MQM तो सर्वाइव ही नहीं कर सकती। तो इस प्रेशर ग्रुप होने की वजह से हमेशा वो हुकूमत बनाने और तोड़ने में उसका अहम किरदार रहा है। इस वक्त भी MQM का बहुत अहम किरदार है। ठीक है, MQM का अहम किरदार आपको लगता है कि है इस वक्त हुकूमत बनाने में और हुकूमत गिराने में। जवाद फैज़ी साहब को भी ऐसा ही लगता है कि जो नाराज़गियाँ हैं ये अगर दूर नहीं होती तो ये हुकूमत के लिए परेशानी का बाइस बन सकती हैं? मैंने ख्याल के MQM ऐसा करेगी। MQM ने सारे मजे चख लिए हुए हैं। मौजूदा हालात में तो वो किसी और तरफ जा नहीं सकते। अब क्या वो PTI के साथ थोड़ी मिल जाएंगे दोबारा से, और कोई ऐसे हालात थोड़ी आ रहे हैं। पिछले सेगमेंट में हमने PTI की जो इस वक्त सूरत हाल है वो भी बयान कर ली है और बता दी है। लिहाजा ये देखें, ये कोई एक जमात तो है नहीं, सारे मुख्तलिफ जमातें हैं, मुख्तलिफ इनके अपने अपने गोल्स हैं, टारगेट्स हैं। लेकिन मैं तो इस तरफ आऊंगा कि फंड्स का मुतालबा यकीनन हर MPA हर MNA को करना चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ इनको पैसे दे दे और सारे खुश रहने लग जाएंगे। पॉलिसी साजी पे तवज्जो दे, अपना किरदार वहां पे साबित करे। ये यकीनन ये बात ठीक है कि जो सड़क बनवाएगा और जो नौकरियां दिलवाएगा उसकी जय जय हो जाएगी, और इन सब जमातों को यही चाहिए होता है। मगर पिछले सेगमेंट में हमने एक बात की कि आर्मी चीफ का ये कहना कि बैड गवर्नेंस का खात्मा करना होगा, उससे जो मामलात खराब होते हैं मुआशी तौर पे और उससे जो एहसास महरूमी बढ़ता है, उससे जो अमनो अमान का मसला पैदा करने की कोशिश की जाती है, वो डाके मार के हो, चोरियां करके हो या दहशत गर्दों की तरफ माइल होके हो। लिहाजा इन सबको सबसे पहले उस पर तवज्जो देनी चाहिए। और मैं नहीं समझता कि देखें हर जमात के मंशूर के अंदर कितने वादे होते हैं, 200 150 सारे पूरे हो जाते हैं क्या? लिहाजा इन्हें भी यकीनन ये थोड़ा सा प्रेशर डेवलप करके अपने एक आध काम जरूर ले लेती हैं ऐसी जमातें। इस पे बड़ी खुल के बात की मेरे दोस्तों ने। लिहाजा मैं नहीं समझता कि ये कहीं चले जाएंगे या कोई ऐसी चीज करेंगे। एक तरफ तो अभी चंद दिन पहले तो वजारतों में मजीद हिस्सा लिया इन्होंने, और दूसरी तरफ ये बेसिकली इनडायरेक्टली ये सिंध के अंदर ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत पे भी प्रेशर बढ़ाना चाह रहे हैं, और यकीनन उसके लिए ये वजीर आजम शहबाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनको ही मुखातब कर सकते हैं। उनके साथ तो उनका कोई ऐसे इत्तेहाद नहीं है वहाँ पे सूबे के अंदर। लिहाजा ये चीजें चलती रहेंगी। फंड डेफिनेटली मिलने भी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि शफाफियत के साथ, और अब ये किसी जमात का ये ठीक है, यानी इस चीज़ को आप अग्री करते हैं कि फंड्स मिलने चाहिए। आदिल साहब, तो हम देख रहे हैं कि एक साथ भी होती हैं ये तमाम जमातें और फिर इस तरह से गिले शिकवे भी हमें करती हुई नज़र आती हैं। ये क्या एक पॉलिटिकल स्टंट है कि आपने अंदर से तो आप एक ही हैं लेकिन ऊपर से आपने दिखाना है कि ये भी आपको इख्तलाफ है, ये भी इख्तलाफ है? देखिए, इन सियासी जमातों को जो है वो ख़ुद से तो हुकूमत के साथ उस तरह से अटैच नहीं है। अपने अपने मफादात हैं, अपना अपना एजेंडा है, अपना अपना बयानिया है। पीपल्स पार्टी ना चाहते हुए भी हुकूमत के वो हर चीज़ मानने को तैयार है जो हुकूमत इस वक्त कर रही है। MQM का भी यही मसला है। वो पहले जो है वो हर दौरे हुकूमत में जो है वो किसी न किसी शक्ल में जो है वो हुकूमत का हिस्सा रही है। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी वो उनके साथ थी, जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई वो उनके साथ हो गई, जब इमरान खान की हुकूमत थी वो उनके साथ थी, और अब मौजूदा सेटअप में भी जो है वो इसका हिस्सा है। तो MQM की तो सियासत हमेशा से ही ऐसे रही है कि वो कराची से चूँकि उनको सीटें मिलती हैं, हैदराबाद से सीटें मिलती हैं और कुछ सक्कर से मिलती हैं, जिसकी बुनियाद पर वो हुकूमत के अंदर एक प्रेशर ग्रुप जो है बनाने में कामयाब होते हैं। और किसी ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि उनके पीछे जो कुव्वतें हैं वो कौन सी कुव्वतें हैं और वो कब और कैसे जो है MQM को इस्तेमाल करती है। इससे पहले जो उनके बानी जब उनके पास
इस जमात का कंट्रोल था तो उस टाइम उस जमात का बिहेवियर कुछ और था। अब जो है वो टोटली प्रो एस्टेब्लिशमेंट एमक्यूएम की शक्ल में जो है वो इस वक्त मौजूद है। तो जिस तरफ एस्टेब्लिशमेंट इशारा करती है एमक्यूएम उसी तरफ चली जाती है। जहां तक ये मामला है फंड्स का, मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर के साथ जो सिटिंग होगी उसमें कुछ ना कुछ उनको मिल जाएगा। शायद उनके जो एमएनए एमपीएस हैं वो अपने हलकों में काम करवा लें, या जो भी सूरत हाल बनेगी, जैसे कहा दोस्तों ने कि ठीक है नसीर वागा साहब, एक और गिला है पाकिस्तान पीपल्स के वफाक जो है वो एक तरफा पॉलिसीज बनाती है और जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें इत्तेहादियों को साथ लेकर नहीं चलती, ये सही है शिकवा उनका? जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है गवर्नमेंट की, जिस तरह ये हुकूमत बनी है, असल में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का आपस में मुत्तहद रहना उनकी अपनी ज़रूरत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शिकवे अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है कि कोई लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यही चाहती है कि जो भी आप फंडिंग कर रहे हैं, जो भी आप फैसले कर रहे हैं, वो हम एक पेज पे आके करें। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल पंजाब में है वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत खिलाफ जा रही है, और मरकज़ में भी उनके हक में कोई इतने अच्छे हालात नहीं हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसका भी कोई पता नहीं चलता, वो भी रोज़ अपना जो रवैया है वो तब्दील करती रहती है, और इसी तरह के थ्रेट्स और धमकी आमेज़ जो उनके पैगामात हैं वो हुकूमत को मिलते रहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत को चलाने के लिए एक लाइन ऑफ एक्शन, एक पूरा एक तरीक़ाकार वज़ा होना चाहिए जिस पे अमल करके हुकूमत तमाम पॉलिटिकल पार्टी अपने इत्तेहादियों को अपने साथ रख सकती है। अब जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, इसमें तो एक भी पार्टी अगर इधर उधर होती है तो हुकूमत गिर जाएगी। लिहाजा इस वक्त इनका आपस में इत्तेहाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इनके ख्याल में कि अगर हम हुकूमत में ना रहे और हुकूमत हमने ना चलने दी तो फिर इसका नुकसान किसको होगा? तमाम पार्टियों को। ख़ास तौर पर अभी हम जब बात कर रहे थे एमक्यूएम की, एमक्यूएम तो किसी सूरत अपोजिशन में रह ही नहीं सकती। उसने हमेशा जो भी जीती हुई पार्टी है उसके अंदर अपना प्रेशर ग्रुप बनाया है, और वहीं उनकी सर्वाइवल की वो जंग लड़ते रहे हैं। ठीक है, आपको लगता है वो अपोजिशन में रह नहीं सकती, लेकिन जी साहब हुकूमत से अलहदा होने और अपोजिशन बेंचेस पे बैठने के लिए एमक्यूएम ने एक राब्ता कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया है, फिर इस इजलास की क्या इंपॉर्टेंस होगी? कि प्रेशर जितना भी बढ़ जाएगा, फिर मेरे भाई ने ये कह भी दिया कि प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी हो जाएगी, कुछ मामला भी सेटल डाउन हो जाएंगे, और ये प्रेशर बढ़ाने के सिर्फ तरीके, देखिए एमक्यूएम वो जमात है, इक्तदार जिसके लिए वो मछली है, इक्तदार जिसके लिए पानी है, उसके बगैर वो रह ही नहीं सकते, क्योंकि वो वहाँ पीपल्स पार्टी है, उनके दीगर इश्यूज है। फिर बल्दियाती सतह पे जमात इस्लामी उनके सामने खड़ी है कराची के अंदर, लिहाजा उन्हें तो डेवलपमेंट के लिए पैसे तो चाहिए, मगर ये राब्ता कमेटी का इजलास बुला लेना या बयानात दे देना, वागा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि सारे एक दूसरे के लिए लाजमो मलजूम है, और अगर नई वजारतें पीपल्स पार्टी की हुई लेकिन उसके बावजूद बहरहाल इक़्तिदार उनके पास है, और सदर मुमलिकत ने मुश्तरका इजलास से जो खिताब था उसमें तो वाज़े नजर आ रहा था कि हुकूमती लाइन पे वो खड़े हैं सदर मुमलिकत, और उन्होंने तो सारी तारीफें भी की, मुआशी इशारे भी दुरुस्त करार दे दिए, और सूरत हाल को भी बड़ा अच्छा करार दे दिया। लिहाजा ये बयानात चलते रहेंगे, क्योंकि हर पार्टी को अवाम में मुंह दिखाई तो रखनी है ना, लिहाजा उस पर ये बयानात चलते रहेंगे, हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहेगी, और इसी तरह सारे हंसी खुशी रहते जाएंगे। ठीक है, यानी आपको लगता है कि ये ऐसे ही एक साथ चलते रहे, इतनी किसी में भी गट्स नहीं है कि वो हुकूमत से अलहदा हो जाए। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान पर क्या अमेरिका सफरी पाबंदियां लगाने जा रहा है, जवाब जानेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ट्रंप इंतज़ामिया ने सफरी पाबंदियां लगाने वाले ममालिक की फ़हरिस्त तैयार कर ली है और 3 कैटेगरीज़ में इसको डिवाइड किया है, ये खबर आई थी, और 3rd कैटेगरी में पाकिस्तान भी शामिल है, यानी इस पर भी वीज़ा पाबंदी लग सकती है। लेकिन अमरीकी महकमा ख़ारजा की जानिब से ये वजाहत सामने आ गई है कि वीज़ा पॉलिसी का जायज़ा ज़रूर लिया जा रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई पाबंदी नहीं लगाई जा रही। आदिल साहब, क्या एक्सपेक्ट करें, क्या पाकिस्तान पर पाबंदी लग सकती है, अमरीकी सफरी पाबंदी? देखिए, नेशनल सिक्योरिटी जो है वो हर मुल्क का जो है अवलीन तरजीह है, और अमेरिका की भी यही तरजीह है, और वो पाकिस्तान की बदकिस्मती कह लें या जो भी कह लें कि पाकिस्तान एक ऐसे खत्े में मौजूद है जहाँ पे दहशतगर्दी के मसाइल जो है वो हमेशा से रहे हैं, और अफ़गानिस्तान की वजह से ना सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि बाकी जगह पर भी जो है
जो है वो मसाइल का सामना है। बहुत सारे अफ़गान नेशनल्स ने जो है पाकिस्तानी पासपोर्ट्स बनवाए हैं और वो बाहर जाकर मुख्तलिफ दहशतगर्दी के मामलात में जो है वो शामिल होते हैं, जिसका नुकसान पाकिस्तान को बतौर रियासत जो है वो उठाना पड़ रहा है। दूसरी बात यह है कि जो ट्रंप है, अब तक की जितनी पॉलिसीज़ हैं, आप देखें कि वो एक ब्लैक मेलिंग स्टंट के तौर पर उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को इस्तेमाल किया है, चाहे वो टैक्स के मामलात हो, चाहे वो जंगबंदी के हवाले से बातचीत हो, या वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के हवाले से एक तरफ वो कांग्रेस में खड़े होकर पाकिस्तान की तारीफ करते हैं और दूसरी तरफ ये तासुर जो है मुसलसल दिया जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि शायद पाकिस्तान के ऊपर जो है कुछ सफरी पाबंदियां लग सकती हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान को बतौर रियासत जो है इस मामले को टेकअप करना चाहिए। पाकिस्तान ने हमेशा अमेरिका के साथ जो है फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पर उसके साथ खड़ा हुआ है। ठीक है, और अभी भी कोशिशें करनी चाहिए कि ऐसा ना हो। जवाब फैजी साहब, 60 रोज का टाइम दिया गया है कि स्क्रीनिंग और वीज़ा प्रोसेसिंग के मयार को बेहतर किया जाए, ये हिदायत दी गई हैं। आपको लगता है कि 60 रोज़ काफ़ी होंगे पाकिस्तान में इन तमाम चीज़ों को स्मूथ करने के लिए? पहले कहा गया ना कि हर मुल्क का ये हक है और फर्ज है बल्कि हर रियासत का कि वो अपने मामलात को, अपनी जो सालमियत है, अमन व अमान है, उसको देखे। और ये बात भी, इसमें भी दूसरी राय है ही नहीं कि हमारे हवाले से जो मसाइल बनते हैं उसमें बहुत बड़ा एक कॉज और वजह जो है वो अफगानिस्तान है कि इन लोगों का पाकिस्तानी पासपोर्ट इस्तेमाल करके वहाँ चले जाना। फिर जब स्क्रीनिंग होती है तो उनके डांडे सारे दहशतगर्दों से मिलने लग जाते हैं, प्लानिंग में वो मुलव्वस होते हैं, उनकी ईमेल्स, उनके फोन रिकॉर्ड्स अगर देखे जाए, उनके रिश्तेदारियां देखी जाए तो वो अफगानिस्तान के फितनतुल खवारिज से मिल जाती हैं। लिहाजा उस वजह से पाकिस्तान को भी ज़ेरे अताब आना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि हमें भी अब ये चाहिए कि जिस तरह हमने ये फैसला किया है कि गैर मुल्की जो है वो गैर कानूनी है या रजिस्टर्ड है, उन्हें वापस जाना होगा। हर मुल्क का ये हक है कि वो वापस भेज सकता है। और इस हवाले से, लेकिन दूसरी बात ये कि जितना रौला पड़ा हुआ था ना जी, बड़ी फहरिस्त बन गई और फ्लां शेड होगा और ऑरेंज होगा और येलो होगा, आज उसकी तरदीद कर दी गई कि ऐसी सारी चीजें जो है वो आज खुद फैलाई जा रही हैं किसी साजिश के तहत। लेकिन अमेरिका ने अभी तक ऐसी कोई लिस्ट नहीं बनाई। हाँ, स्क्रीनिंग के हवाले से उनका फर्ज भी है, उनका हक भी है, और हमें भी डेफिनेटली अपने मुल्क के हवाले से फैसले करने का इख्तियार है। हमें अपनी खुद मुख्तारी और अपनी सालमियत देखनी चाहिए। अमेरिका और या दीगर ममालिक को हर एक को ऐसा करना चाहिए। जवाब फैजी साहब, आपको लगता है कि वीज़ा प्रोसेसिंग का मयार बेहतर होना चाहिए और जो सिक्योरिटी स्क्रीनिंग है वो होनी चाहिए? अगर ऐसा नहीं होता और खुदा न खासा सफरी पाबंदी लग जाती है तो फिर जो ग्रीन पासपोर्ट है, जो पहले ही उसकी इम्पोर्टेंस कम होती जा रही है, उस पर क्या इसका इफ़ेक्ट होगा? देखिए, अगर हमारे यहाँ से यहाँ इंसानी स्मगलिंग होती रहेगी, अगर वाकयातन वो अफगानी जो दहशतगर्दी में मुलव्वस है, फितनतुल खवारिज के हैं, अगर वो हमारे कांधे पे बैठ के वहाँ जा रहे हैं, और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, देखिए हालिया दिनों में आप जितने भी बड़े नाम लेंगे, अफगानियों की एक बहुत बड़ी तादाद जो उनकी हुकूमत का हिस्सा भी रहे थे, वो दिल्ली को इस्तेमाल कर रहे हैं। लिहाजा ये बात, ये प्रेशर हमारी वजारत खारजा को भी चाहिए और हमें मिलके भी चाहिए कि देखिए दहशतगर्द असल तो आजकल हमारे यहाँ तो जंग हो रही है, हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर वाया दिल्ली या वाया हिंदुस्तान वो दहशतगर्द यूरोप में पहुंच रहे हैं, अमेरिका पहुंच रहे हैं, तो इस हवाले से हमें अपनी जो चीजें तैयार करनी चाहिए, इस हवाले से ब्रीफ करना चाहिए, इस हवाले से हमें पूरी दुनिया को बताना चाहिए। जहां तक रहेगी बात पाकिस्तान के हवाले से, देखिए फर्क तो पड़ता है डेफिनेटली। अगर वीजे रुक जाएंगे, अगर वो ग्रे शेड में आ जाएंगे तो उससे फर्क जरूर पड़ेगा। नसीर वागा साहब, पहले तो ये कि थोड़ा सा उसको डिनाई किया गया है कि अभी पाबंदियां नहीं लगी, लिस्ट बन गई है और स्क्रीनिंग का भी कह दिया है, साथ ही साथ ये कहा है कि वीज़ा प्रोसेसिंग बेहतर की जाए। पाकिस्तान के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है इस वक्त अपने प्रोसेसिंग को बेहतर करना, कितना इम्पॉर्टेंट है सिक्योरिटी स्क्रीनिंग को बेहतर बनाना, और अगर पाकिस्तान पे सफरी पाबंदी लग जाती है तो फिर इसके नुकसानात क्या होंगे? देखिए, एक बात तो ये है कि ट्रंप के हालिया इलेक्शंस में मुसलमानों और पाकिस्तानियों ने बड़ा अहम किरदार अदा किया उसको जितवाने में, और उनके इलेक्शन के दौरान भी ये बातें सामने आती रहीं और पाकिस्तानियों ने भरपूर उसकी सपोर्ट की उसको कामयाब करवाने में। अब उसका जो रिवॉर्ड है वो अगर पाकिस्तानियों और मुसलमानों को ट्रंप ये दे रहे हैं तो ये बात वैसे नमक हलाली वाली तो नहीं है, लेकिन चूँकि ट्रंप ने आते ही पूरी दुनिया में एक हलचल मचा दी। उसने कभी कनाडा से ताल्लुकात ख़राब कर लिए, कभी यूके से अपने ताल्लुकात ख़राब कर लिए, और पाकिस्तान के बारे भी उसने और भी तरह तरह के बयानात दिए।
जिसमें कुछ अच्छे भी थे। लेकिन अब जब हम वीज़े की बातें करते हैं, दरअसल पहले ही अमेरिका ने अपना वीज़ा तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया हुआ था। अब ट्रंप के आने के बाद जो इसकी वीज़ा पॉलिसी है वो स्ट्रिक्ट होगी। जब हम कहते हैं सफरी पाबंदी तो आयद नहीं हो सकती, जाहिर है लाखों की तादाद में लोग अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान ट्रैवल करते हैं, बहुत सारे लोगों के इंटरेस्ट हैं वहाँ पे, कईयों की फैमिलियाँ हैं, आना जाना। असल बात है वीज़ा पॉलिसी की। इसके अलावा वहाँ पे जो लोग गैर कानूनी तौर पे मुकीम हैं उन लोगों को फौरी तौर पर वापस भेजने का अमेरिका ने हतमी फैसला कर रखा है। यानी वो जो पहले ग्रीन कार्ड फ़ौरन मिल जाता था, कई रिलैक्सेशंस थी, लोगों को पॉलिटिकल स्टे मिल जाते थे, वो अब ट्रंप इंतज़ामिया ने उस पर सख्ती कर दिया और वो ऐसा नहीं होगा। अब लोगों को उसमें टफ टाइम मिलेगा, जिसको लोग आम तौर पर सफरी पाबंदी कर रहे हैं। लेकिन एम्बेसी की जानब से और जो अमरीकी हुकूमत की जानब से ऐसा अभी तक कोई वाज़े जो लाइन ऑफ एक्शन है वो नहीं बताई गई, ना कोई ऐसा प्लान, ना कोई ऐसा। ठीक है, अभी वाज़े तौर पर ये नहीं बताया गया, नहीं ये प्लान किया जा रहा है। लेट्स सी के फ्यूचर में क्या होता है। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।